नमस्कार दोस्तों, टिक बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज की 6th क्लास है। तो अभी तक अगर आपने 5 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि टिक बोर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई गई है और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई गई है, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। टिक बोर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके टिक बोर्ड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक करेक्शन कराना चाहूंगी। लास्ट क्लास में 5th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, और मैंने आपको बताया था 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। प्लीज इसको अपडेट कर लीजिए। ये सब चीजें समय समय पे अपडेट होती रहती है, मैं खुद नहीं अपडेट हो पाई थी। तो यहाँ पर कितने हॉटस्पॉट है अगर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड में पूरे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। याद से जिन बच्चों ने भी 5th क्लास की है, आज वो 6वीं क्लास देख रहे हैं, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब टोटल 36 एरिया है जो कि क्वालिफाइंग है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देखिए क्लास, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था। जब भी हम किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं तो उसके पीछे 2 क्राइटेरिया होते हैं। वो 2 क्राइटेरिया क्या होते हैं, एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि वहां पर एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एज अ एंडेमिक। ठीक है, वहां पर जिस एरिया को भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जा रहा है, वहां पर स्थानिक रूप में 1500 पौधे होने चाहिए कम से कम। अब यहाँ पे एंडेमिक की बात हो रही है, स्थानिक रूप से बात हो रही है, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ हिस्सा जमीन का ले लिया है, कुछ हेक्टेयर जमीन ले ली है, और मैंने यहाँ पर 2000 किस्म के पौधे लाके लगा दिए। ठीक है, अब 2000 हो गए, और हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए तो 1500 प्लांट्स की बात की गई है। तो क्या इस एरिया को, जहां पे मैंने जगह जगह से लाकर 2000 प्लांट्स की वैरायटीज को एक जगह लगा दिया, हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं? तो आप याद रखिएगा कि हम इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पहला क्लॉज दिया गया वहां पर स्थानिक की बात की गई है, एंडेमिक प्लांट्स की बात की गई है। मतलब ये पेड़ पौधे जो प्लांट्स है, जो वैरायटीज है, वो वहां पे स्थानिक रूप में प्रेजेंट हो। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लाके लगाए गए हों। ये चीज क्लियर करके रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि पेपर में अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। और यहाँ पर आपकी 1500 प्लांट्स की वैरायटीज की बात की गई है, ठीक है, जो कि एंडेमिक है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्लॉज जो है वो क्या है, इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। मतलब 70% जो नेचुरल वेजिटेशन थी वहां की, जो प्राकृतिक वनस्पति थी वहां की, वो आपकी लॉस हो गई है। ठीक है, वो किसी तरीके से आपकी नष्ट हो गई है। अब मात्र 30% या उससे कम नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति वहां पर बची हुई है। तो ये एक थ्रेटेंड एरिया है, ठीक है, जो कि पहले भी एक्सप्लॉइट हो चुका है आपका काफी मात्रा में। 70% से ज्यादा वनस्पतियों का नुकसान हो चुका है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। 1500 वस्कुलर प्लांट्स की बात की गई है, जो कि एंडेमिक है वहां पर, और इट मस्ट हैव एटलीस्ट 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन। अपने मूल प्राकृतिक वनस्पतियों का 30% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्लॉज आपको याद रखना है पेपर के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए,
अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा टॉपिक है IUCN। तो सबसे पहले IUCN की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर क्या दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और दूसरा इस प्रश्न में बात की गई है साइट्स की, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना, फ्लोरा एंड फना, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब क्लास ये IAS 2015 का प्रश्न है, बहुत लेंदी प्रश्न है, ज्यादातर स्टूडेंट इसको देखकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इस प्रश्न में आपको बस एक चीज पता थी तो आप आराम से इस प्रश्न को लगा सकते थे। और जो भी स्टूडेंट UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी भी। बहुत आसान सी चीज इस प्रश्न में आपको पकड़ना था, वो क्या था अभी मैं बताती हूँ। देखिए, ये पहला प्रश्न है जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में ही, लेकिन आपको बस यहाँ पे IUCN और साइट्स की बात की गई है। तो एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन से हटती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए क्लास। यहाँ पर दिया गया है IUCN की जब बात की गई है तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। अब बताइए, जब भी हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं क्या उसमें हम IUCN की बात करते हैं? जब भी हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन की बात करते हैं क्या IUCN उसका एक ऑर्गन है? तो यहीं से आपको बस चीजें समझ में आ जाती। जिस स्टूडेंट ने भी अच्छे से तैयारी की है और उसने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है, वो तुरंत ही इसको पकड़ेगा और कहेगा पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि IUCN यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। और जैसे ही उसको पता चल गया पहला ऑप्शन गलत है, वो देखेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। तो C भी आपका गलत हो जाएगा, A भी आपका गलत हो जाएगा, D भी आपका गलत हो जाएगा। उसके पास खाली एक ऑप्शन बचा रहेगा, वो है B, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपका B है, ठीक है। देखिए, IUCN की जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ठीक है, ठीक है, ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है। फिर साइट्स की जब हम बात करते हैं, उन राज्यों पर वैध रूप से बात कर है जो इसमें शामिल है, एकदम सही है। लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, ये भी सही है। तो क्लास में आपको बस ये बताना चाह रही थी कि अगर इसमें आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी थी तब भी आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते थे, बस एक नॉलेज होने पर। क्या यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है IUCN? और जैसे ही आपने इसको फाइंड आउट कर लेते आप, तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाते कि B आपका सही उत्तर है। क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है, जब भी हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो इसके प्रमुख 6 अंग हैं, ठीक है, जो कि आपके कौन कौन से, महासभा है, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है जिसको कि हम जनरल असेंबली कहते हैं इंग्लिश में, सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, न्यायिक परिषद है, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टी काउंसिल है एंड सेक्रेटरीट है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके 6 ऑर्गन्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे IUCN की बात नहीं होती है, आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज होती। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चों को ये नॉलेज होगी, बस इसको अप्लाई करना था। चलिए, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है जो 5 ऊपर के ऑर्गन्स हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। बस जब हम बात करते हैं ICJ के, जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग में है, नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए, ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी देखिए IAS 2011 का है। जब भी हम UPSC के प्रश्नों की बात करते हैं तो इसी तरीके के लेंदी होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में भी आपको एक छोटी सी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, आप प्रश्न को आराम से लगा सकते थे। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में किया, हमको पहले ही पता था IUCN इसका ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का, तो हमने तुरंत उसको एलिमिनेट किया, आंसर पर आ गए। अब दूसरे प्रश्न को यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत आराम से होगा। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ मतलब IUCN का फुल फॉर्म मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी। IUCN एक बुक प्रकाशित करता है जिसको कि रेड डेटा बुक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि रेड डेटा बुक में कौन कौन सी सूचियां आपकी सम्मिलित होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट आपकी सम्मिलित होती है। अब देखिए, इसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि IUCN द्वारा रेड डेटा
बुक पब्लिश की जाती है और उसमें मेनली इंडेंजर्ड प्लांट और स्पीशीज की बात की जाती है। ये भी आप लोगों को पता है, मुझे पता है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, लिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए क्लास, जब भी हम रेड डेटा बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडेंजर्ड की बात करते हैं, जो संकटग्रस्त आपके पौधे हैं और पशु हैं, हम उनकी बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, ठीक है, पौधे और पशुओं की। तो यहाँ पर एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कुछ ऐसे स्पीशीज हो जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से बिलोंग करते हो, वहां पे रहते हो, लेकिन वो आपके रेड डेटा बुक में भी हो क्योंकि वो आपके इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। यहाँ पर दूसरा देखिए, संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं की गई है जो कि आपके पहले में कर दी गई थी। पहले में खाली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर दी गई थी, मतलब हम खाली उन 36 जगहों की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेड डेटा बुक में जितने भी संकटग्रस्त पौधे होते हैं, पशु होते हैं, सबकी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका केवल 2 होगा, केवल 2 आपका सही उत्तर है। तो ये एक आसान प्रश्न था, ये भी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। अब देखिए एमपीपीसीएस का 2014 का ये प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न है, रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो किस संगठन से संबंधित है ये, तो आप सभी को पता है IUCN से। तो देख लेते हैं IUCN कहाँ दिया गया, यहाँ पे दिया गया है IUCN, तो यहाँ पर आपका B सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न था ना, इसके पहले वाला देख ले एक बार। हाँ, ये चौथा प्रश्न है, रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना है। अभी हमने डिस्कस किया है, रेड डेटा बुक में हम जो संकटग्रस्त पौधे है या फिर पशु हैं उनके नाम मेंशन किए रहते हैं, इंडेंजर्ड प्लांट एंड स्पीशीज, अरे प्लांट एंड एनिमल। तो डी आपका सही हो गया। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए प्रश्न कितनी जल्दी जल्दी हल होंगे। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सभी को रेड किया होगा, IUCN द्वारा किया जाता है, तो IUCN द्वारा, ठीक है। अच्छा क्लास, एक चीज और, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, और मैंने आपको आंसर सही बताया था, गलती से मार्क गलत जगह कर दिया गया था। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग उसको सही कर लीजिए। ह्यूमन एरर, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि ये है और सही बोल रही हूँ, मार्क गलती से कर दे रही हूँ, तो वो आप सही कर लिया करिए, ठीक है, उस भूल को माफ कर दिया करिए थोड़ा सा अपनी तरफ से। अब ये मत सोचिएगा मैम आप पढ़ाने वाली फैकल्टी हैं तो आप तो गलती कर ही नहीं सकते, नहीं, गलती मुझसे भी होती है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर समझिए, उसको सही कर लिया करिए। हाँ, लेकिन अगर जैसे कोई ऐसी गलती हुई है, जैसे कि लास्ट क्लास में 34 साइट्स बताई गई थी, वो आपकी 36 अपडेट हो गई है, तो वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेक्ट करेंगे, उसमें आपके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में गलत ना हो, वो चीज जरूरी है। लेकिन अगर कभी मार्क गलती से गलत टिक हो जाए तो उसको आप लोग सही कर लिया करिए, ठीक है। वैसे मैं करूंगी नहीं जानबूझ के वो चीज। अब देखिए, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर लिस्टेड इन, आप सभी को पता है, रेड डेटा बुक, ठीक है। ये देखिए यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है, तो याद रखिएगा रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, IUCN पब्लिश करता है। उसमें हम किसकी बात करते हैं, हम मेनली इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लोरा फना दोनों की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात करते हैं। 7 देखते हैं, रेड डेटा बुक का संबंध है, फिर देख लीजिए जैव विविधता के बारे में नहीं, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, ठीक है, तो ये आपका 20 सही हो गया, ठीक है, 2002 का प्रश्न है यूपीपीसीएस। 8वां प्रश्न देखिए, रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित होते हैं, किसके आंकड़े सम्मिलित होते हैं, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी, ठीक है, ठीक है, सभी पौधे व जानवरों के नहीं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं, विदेशी नहीं, लुप्त, ठीक है, इंडेंजर्ड। चलिए अगला देखते हैं 9वां, ये IAS प्री का 2012 का प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। अब क्लास में एक चीज और आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, देखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट होती है, या फिर एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट या फिर इंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेन,
जो भी आपकी लिस्ट होती है ये समय समय पे बदलती रहती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं अचानक से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, या कुछ भी ऐसे कंजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई हो उनको प्रिजर्व करने की, और कुछ सालों में उनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखे तो उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड में डाल दिया जाए, या फिर इंडेंजर्ड से थ्रेटेन में डाल दिया जाए। तो ये लिस्ट आपकी अपडेट होती रहती है, तो इसको आप लोग अपने एग्जाम के पहले चेक कर लिया करिए। अब जैसे देखिए ये 2012 का प्रश्न है, ठीक है। अब ये हम 2012 के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपका ए है, ठीक है। लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा कि अब अगर हम भारतीय सारंग की बात करें तो वो क्या आपके इंडेंजर्ड में है कि नहीं, कस्तूरी मृग है कि नहीं, लाल पांडा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर चेक कर लिया करिए पेपर में जाने के पहले। जब भी आपका पेपर है आप क्या काम करिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट, और ये बहुत बड़ी भी होती है तो सब आपको रट नहीं सकता है, मैं आपको बता दूं। और आप परेशान मत होइए, जब हम स्टेट के एग्जाम देते हैं तो उसमें ज्यादातर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, ऐसे प्रश्न यूपीएससी में ही पूछा जाता है। तो अगर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, आप ये चीज जरूर करिएगा। यूपीएससी जिन जानवरों के नाम बार बार रिपीट कर रही है, या फिर जैसे द हिंदू या फिर किसी न्यूज़पेपर में किसी स्पीशीज के बारे में रिसेंट में कोई आर्टिकल निकला था, तब आप उस स्पीशीज के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्पीशीज आपके अभी न्यूज में है उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अगर आप यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं तो। और यहाँ पर आप याद रखिएगा ये आपका चेंज होता रहता है, ये 2012 का प्रश्न था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उस समय के हिसाब से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड ऐश, ये आपका सही उत्तर था, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, ठीक है, मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की गई है। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ स्पीशीज के नाम दिए गए हैं। अब ये 2005 का प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है किसी चिड़िया को अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है किसी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड से निकाल कर आपके थ्रेटन में डाल दिया गया हो। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को चेक करने के लिए आपको लिस्ट को चेक करना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका दिया गया था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स की लिस्ट दी गई है, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स हैं। अब यहाँ पर आप पिग्मी हॉग कई बार पेपर में पूछा है यूपीएससी में, ठीक है। फिर कोंडाना रैट के बारे में तो आपके यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था, ठीक है, इसमें भी पूछा गया था, हमारे इस पेपर में भी पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद मालाबार सिवेट के बारे में देख लीजिएगा यहाँ पे, और फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में। तो ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स हैं जो कि हो सकता है जब तक आप पेपर देने जाए तो चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ज्यादातर चांसेस है इतनी जल्दी अपडेट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने देखा IUCN रेड लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स की। बर्ड्स में अभी मैंने आपको बताया जो हम लोग के पेपर में दिया गया था, अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसमें किसकी बात की गई थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड में शामिल है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11वां। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो, कितने वर्षों तक, बताइए, 50 वर्ष, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन प्राणी दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं। नीले मीन पक्ष वाली महाशीर की बात की गई है, फिर इरावदी डॉल्फिन की बात की गई है, मोरचाम, ठीक है, चित्तीदार बिल्ली की बात की गई है, पूर्वी घाट। तो चित्तीदार बिल्ली जो कि सैवेट कैट्स होते हैं वो आपके पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, एकदम सही है। इरावती डॉल्फिन की अगर हम बात करेंगे तो चंबल नदी में नहीं है, इधर बे ऑफ बंगाल के साइड में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। नीले मीन पक्ष वाली महासीर की बात करें तो ये कावेरी नदी में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3, तो सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए जब हम इरावती डॉल्फिन की बात करते हैं तो मेनली इनका जो आवास है वो बंगाल की खाड़ी है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाए जाते हैं। इस प्रजाति का नाम बर्मा की प्रमुख नदी इरावती के नाम पर पड़ा है।
उस रीजन में ये ज्यादा पाई जाती है, इसी वजह से इन डॉल्फिन्स को इरावदी डॉल्फिन्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जैव विविधता एवं संकटापन जातियों के बारे में। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 13वां प्रश्न, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है, जो गिद्ध की जो पॉपुलेशन है, उसके डिक्लाइन के लिए कौन सी ड्रग आपके रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे डिक्लोफिनैक, याद रखिएगा डिक्लोफिनैक, सी आपका सही उत्तर है। ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अब देख लीजिए किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। 14वां प्रश्न देखते हैं, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? फिर वही चीज, अब इंग्लिश वाले कंप्लेन नहीं करेंगे मुझे कि मैम ये आपने हिंदी में इंग्लिश में नहीं दिया। अरे वही पूछा गया है, जो वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिक्लाइन हुई किस रीजन की वजह से? डिक्लोफिनैक की वजह से। ठीक है, डिक्लोफिनैक की वजह से। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपको दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ टीसीएस 2019 का प्रश्न है। फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया। 15 में, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? फिर वही चीज कि जो पशुओं में, जो एनिमल्स में, कैटल्स में मेनली ऐसा कौन सा पेन किलर दिया जाता था, दर्द निवारक दिया जाता था, जो कि वल्चर के पॉपुलेशन के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डिक्लोफिनैक। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप कैटल्स की बात कर रही हैं, पशुओं की बात कर रही हैं, और उनको मतलब एज अ पेन किलर की तरह डिक्लोफिनैक दिया जाता था, तो वल्चर वो तो आसमान में उड़ रही है, ठीक है, जो आसमान में उड़ रही है गिद्ध, तो उसके से क्या असर पड़ रहा है? तो आपको पता है ना गिद्ध क्या खाती है? गिद्ध क्या खाती है? मरे हुए जानवरों का मांस खाती है। तो अगर कोई जानवर जो था किसी बीमारी से ग्रस्त था, उसको पेन किलर दी गई, डिक्लोफिनैक दिया गया, ठीक है, और वो मर गया, अब उसका जो मांस है वो गिद्ध खाएगी, ठीक है, और फिर उसका जो मरा हुआ जानवर था उसकी बॉडी में जो डिक्लोफिनैक था वो उस गिद्ध में ट्रांसफर होगा, जिससे उसकी भी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, वल्चर्स के लिए ये थोड़ा नुकसानदायक था। तो डी हो गया आपका। चलिए, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण था, फिर वही देखिए जानवरों को दर्द निवारक देना। तो 2015 में जो आपका प्रीलिम्स का जो फिर से रीटेस्ट हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो वही चीज है, बार बार घुमा फिरा के एक ही चीज पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17। देखिए, कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, ठीक है, तब गिद्ध, एक गिद्ध नहीं दिया गया है, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? तो देख लीजिए, आईएएस प्रीलिम्स 2012 में भी ये प्रश्न पूछा गया, और अभी मैंने आपको बताया है कि इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। डिक्लोफिनैक, जो कि एज अ पेन किलर यूज किया जाता था पशुओं के लिए, मेनली कैटल्स में यूज किया जाता। देखिए, तो गौपुष मालिकों द्वारा रुगड़ पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि जो कि डिक्लोफिनैक था, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये हमने 17 डिस्कस किया, अब 18 देखिए। अब 18 में ये आईएएस प्रीलिम्स 1998 का प्रश्न था। तो मैंने क्या किया है, जिन मतलब स्पीशीज की बात की गई है उनके पिक्चर्स लगा दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बढ़े, क्योंकि नाम है। अब नाम में जब फोटो देखोगे तो खुश हो जाओगे, अरे वाह। अगर फोटो नहीं देखोगे तो बड़ा बोरिंग लगेगा। तो हो सकता है, देखो, फोटो दिखाने का मेन पर्पस ये नहीं है आपका एंटरटेनमेंट करना। फोटो दिखाने का मेन पर्पस ये है कि हो सकता है पिक्चर देखने के बाद आपको ये चीज एग्जाम में याद आ जाए कि अशरा मैम ने एक फोटो दिखाई थी जिसमें डोडो की बात की गई थी, ठीक है, और बताया था ये विलुप्त हो चुकी है प्रजाति, ठीक है। तो हो सकता है पिक्चर आपको याद आ जाए और आपका आंसर सही हो जाए, इस कारण फोटो दिखा रही हूं। चलो देखिए, प्रश्न क्या है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, और एक बहुत बड़ा कारण था इनका विलुप्त होने का कि इनका प्रजनन में असफलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका सही उत्तर है डोडो। ये पिक्चर किसकी है? डोडो की है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 प्रश्न को देखिए। भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल, ठीक है, जिसको कि फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स को, अब आप फॉक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना भयानक सा है। तो ये एक चमगादड़ की वैरायटी है। ये आईएएस प्रीलिम्स में यूपीएससी के 2009 में पूछा गया था। अब देखिए, ये ना न्यूज में रहा होगा, ज्यादातर चांसेस हैं
किसी पेपर में इनके बारे में लिखा होगा कि फ्लाइंग फॉक्स ज्यादा देखे जा रहे हैं या कम देखे जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन घट रही है, कुछ ऐसा निकला होगा, तब इन्होंने फ्लाइंग फॉक्स दे दिया, क्योंकि फ्लाइंग फॉक्स से लोग इसको बैट नहीं समझेंगे, चमगादड़ नहीं समझेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ड्यूगोंग दिया गया है। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि एक विलोपन की कगार पर है, क्या है ये? यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया था। तो ये क्या है? ड्यूगोंग की हम बात करते हैं तो ये अभयचर है, बोनी फिश है, शार्क है या स्तनधारी मैमल है, ठीक है, या फिर मैमल है। तो ये आपका मैमल है। ड्यूगोंग जो है वो एक एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल ही है, ठीक है, ये एक्वेटिक मैमल है जो कि पानी में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, जल में रहती हैं ये। अब इसकी भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये देखिए, दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, बड़ा सा ड्यूगोंग इसको कहते हैं, ठीक है। और भारत में अगर हम देखें तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, पाक बे में, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। अब देखिए यूपीएससी ने इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न 2015 में भी पूछ लिया था ड्यूगोंग से। अब जिस स्टूडेंट ने इस प्रश्न को यहाँ पर 2009 में देखा रहा होगा, पास्ट ईयर का पेपर लगाया होगा उसने, और उसने सोचा होगा यार जब पास्ट ईयर में ड्यूगोंग के बारे में पूछा है तो मैं थोड़ा सर्च कर लेती हूँ ड्यूगोंग है क्या। तो वो हो सकता है उसने 2015 का प्रश्न हल कर लिया हो। अब देखिए 2015 में क्या प्रश्न पूछा गया है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, ठीक है, ये एक हर्बीवोरस मैरीन एनिमल है। फिर दूसरा, यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। अब देखिए यही आपको ध्यान देना था, क्या ये भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है? तो ऐसी चांसेस कम होती है ना, जब भी हम किसी स्पीशीज की बात करते हैं और जो कि बहुत आपके जो डेंजर्ड हो या इंडेंजर्ड हो, कुछ ऐसा हो, तो वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में पाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन में एंडेमिक होते हैं। सब जगह पाए जाना मतलब इतना खास बात नहीं। अब मच्छर हर जगह पाए जाती है, ठीक है, तो वो चीज छोड़िए, अभी नहीं बात करते, ठीक है। इसे वन जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधेयक संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका इट इज अ हर्बीवोरस मैरीन एनिमल, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन, ये आपका गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचा तीसरा, इट इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड सेकंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो 1 और 3 आपका सही है, 21वें का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न को आप देखिए, काफी बड़ा प्रश्न है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये भी यूपीएससी 2011 का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न यहीं पे पूछे जाते हैं। अब क्या लिखा है, बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। सैंडी एंड सलाइन एरिया की बात की गई है कि एक ऐसा कोई जानवर है, एनिमल है, जिसका कि ये नेचुरल हैबिटेट है, घर है, ठीक है। उस क्षेत्र में उस पशु की कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवाज ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर इंडियन वाइल्ड एश की बात की गई थी, तो ये आपका सही उत्तर क्या है, बी है, ठीक है, बी है। अब आप लोग जो भी पेपर में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो इंडियन वाइल्ड एश के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किस कैटेगरीज में है, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बी आपका सही उत्तर था। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप चाहें तो बाद में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए 23वां प्रश्न। अब देख लीजिए क्लास कितनी बार यूपीएससी ने एक तरीके का प्रश्न पूछा है, अलग अलग जानवरों के नाम ले आ रहे हैं और पूछ रहा है सिंपल सा, ये जो अजीब सा नाम है वो क्या है। अब आपने देखा ना, उस समय हमने चमगादड़ की बात की थी, बैट की बात की थी। अभी देखिए यहाँ पे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उसका वो नहीं पूछा गया, बता दिया है कि पादप है। तो चलिए देखते हैं क्यों होता है। इसका सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने में लगता है। इसके सार का उपयोग कीटनाशक के संरक्षण में किया जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं, ये देख लीजिए आपके प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा कुछ इस तरीके का प्लांट होता है। ये न्यूज में अक्सर इसके बारे में बताया जाता है। मैं हट जाऊं थोड़ा स्लाइड से।
बोला गया है इट्स एसेंस इज वाइजली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, नहीं, ना ये कॉस्मेटिक में यूज होता है, यहाँ पे पेस्टिसाइड में भी इसकी बात नहीं की जाती है। ये मेनली आपका जो बायोडाइवर्सिटी एरिया जहां पर ये ग्रो होता है ना, वहां की बायोडाइवर्सिटी को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर जो लिखा है जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पूछी बानर मकाऊ अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। लॉयन टेल मकाऊ, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो मैं आपको बता दूं ये आपके पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो 4 हटाइए, 4 ये कैंसिल, यहाँ पर आपका 1 2 3 सही उत्तर होगा। अभी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए लॉयन टेल मकाक इसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी ऐसे पूंछ होती है, काला सा होता है। यहाँ पर देखिए ये जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है यहाँ पर ये आपके मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अगर मैप आपको याद रहेगा कि मैम ने जब लॉयन टेल मकाक के बारे में बात किया था तो ये पोर्शन दिखाया था वेस्टर्न घाट वाला, तो आप खुद ही ये लगा सकते हैं कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी और फिर हिम तेंदुआ भारत में कौन प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2012 का प्रश्न है। बोला जाता था ना कि जो चीता की जो पॉपुलेशन है भारत में वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, चीता भारत में नहीं बचा है। और 2012 का ये प्रश्न है तो उस समय चीता भारत में नहीं था। तो जैसे आपको ये पता था 2 हटाते आप सीधे आंसर पे आते 1 3 4। 1 3 4 आपका सही है और बी आपका सही उत्तर है। अभी अगर हम करंट की बात करें तो फरवरी 2013 में, अरे 2023 में, ठीक है, अभी इसी साल फरवरी में जो डेटा आपको मिला है उसमें बताया गया है कि भारत में अब 20 चीते हो चुके हैं। और आप सभी को पता होगा ये 20 चीते जो हैं वो आपके बाहर से लाए गए हैं। ये चीज आपको पता है, भारत से, अरे बाहर से लेके आए गए हैं। और कहाँ कहाँ, इन्हें 2 खेप में क्रमशः 8 और 12 चीतों को भारत लाकर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। वह पूरे विश्व की बात करें तो ये तो छोड़ दीजिए, इतना याद रखिएगा आप। तो नाम्बिया से जो चीते लाए गए हैं उन्हें भारत में आपके कूनो नेशनल पार्क में लाके छोड़ा गया है। तो अभी भारत में चीतों की पॉपुलेशन 20 है। लेकिन अब याद रखिएगा ये फरवरी 2023 का डेटा है, अगर आप चाहें तो और भी रिसेंट डेटा देख सकते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक रूप की बात की गई थी, तो प्राकृतिक रूप में भारत में चीता नहीं बचे थे उस समय। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर भारत से लाए गए चीते हैं। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। तो बहुत सी चीजें उस समय दिमाग में आ रही थी लोगों के कि दूसरी जगह से, दूसरे देश से हम चीता लाके भारत में छोड़ रहे हैं, क्या वो यहाँ के क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्या वो यहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं। तो बहुत सी चीजें थी उस समय, साइंटिस्ट मतलब जो आपके रिसर्चर्स थे वो लोग बात कर रहे थे इन सब चीजों की, बहुत आर्टिकल निकल रहे थे। चलिए अब देखिए, ये भी यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। अब फिर उसी तरीके का प्रश्न, एक अजीब सा नाम दे दिया है आपको 5-6 और पूछा ये क्या है, अजीब से नाम दे दिया गया, पूछा क्या है, पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है कि अभयचर है, क्या है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या नाम दिया गया, सेलॉन फ्रॉगमाउथ, ठीक है, फ्रॉगमाउथ, ठीक है, कॉपर स्मिथ बार्बेट, कॉपर स्मिथ बार्बेट ये पूरा एक नाम है, ठीक है, ग्रे चिनेट मिनीबेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार। तो ये सब आपकी पक्षी की वैरायटी है, पक्षी की वैरायटी है। तो कुछ इस तरीके से हैं आपके पक्षी। तो वहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है। 27वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर जो कि अंडमान निकोबार में आपके पाए जाते हैं, यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपके मिलते हैं। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार। दूसरा आपका दिया गया मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सही है। जब हम श्रू और तपीर की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट के मालाबार साइड में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी यूपीएससी 2008 का प्रश्न है,
ठीक है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, जो कि आपका सही है। और अगर हम शू और तैपीर की बात करें तो ये हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, ठीक है, ना कि मालाबार क्षेत्र में। 28वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भी यूपीएससी का ही प्रश्न है 2007 का। तो आप देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना वो यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। मेरा पर्पस है आपको पूरा घटना चक्र सॉल्व कराना, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ। इस प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्वी के सघन वनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये गलत है, ठीक है। दूसरा आपका सही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेड पांडा की अगर हम बात करें तो रेड पांडा आपका ईस्टर्न हिमालय में मेनली पाया जाता है। चाइना, भूटान और नेपाल में भी ये मिलते हैं। कुछ इस तरीके से सुंदर से दिखते हैं रेड पांडा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में ये पाए जाते हैं। 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब क्लास फिर से वही चीज, यहाँ पर आपका ये अपडेट हो चुका है, तो इस प्रश्न को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से विलुप्त हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट है, कौन कौन से आपकी डेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ नए टॉपिक को रामसर सम्मेलन। चलिए, रामसर सम्मेलन से रिलेटेड रामसर कन्वेंशन की बात करें या फिर हम रामसर साइट की बात करें, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? आप सभी को पता है, ये वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है, नम भूमि से रिलेटेड है। 31 देखते हैं, रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से, वेटलैंड कंजर्वेशन से। डी आपका सही उत्तर है। 32 देखते हैं, बिहार का प्रथम क्षेत्र कहाँ स्थित? रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो प्रथम रामसर क्षेत्र है वो आपका बेगूसराय में स्थित है। बीपीएससी का प्रश्न था, इसलिए पूछ लिया गया। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? वो आपका है कवर झील, ठीक है, सी आपका सही उत्तर। प्रश्न हम देखते हैं, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो कहां पर है सबसे बड़ी? तो वो आपका है गुजरात में। 36वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ पर किन्हें रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास अगर आप देखेंगे, इसको हम सीधे अभी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इस प्रश्न को अभी आप होल्ड करके रखिए, इसको मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर आपको पता है, देखिए, लोकटक की बात करते हैं तो बताइए लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर में है। अच्छा क्लास, 1 मिनट, ठीक है, हाँ, चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं। रामसर स्थल क्या है? ठीक है, रामसर स्थल क्या है? अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, ये सब आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत की किसी राज्य में स्थित है? अब स्टेट की बात की गई है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जितने भी आपको वेटलैंड दिए गए हैं सारे आपके वेटलैंड में हैं, लेकिन कौन स्टेट में है? तो सबसे पहले आपको हुकेरा आर्द्र भूमि दिया गया है, ठीक है, फिर प्लॉइंट कैलिमियर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है, फिर स्यो मोरिरी झील दिया गया है, फिर बुलर झील दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका बी सही उत्तर होगा। यहाँ पर जब हम बुलर झील की बात करेंगे तो बुलर झील कहाँ पर है बताइए? बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड की बात करेंगे, वो कहाँ पर है? वो भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक और है आपका सुरिनसर मानसर झील, ठीक है। लद्दाख की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप याद रखेंगे स्यो, ठीक है, और स्यो मोरिरी याद रखिएगा, ऐसे लिखा रहता है इंग्लिश में, ठीक है। ये दोनों वेटलैंड कहां पर है? आपके लद्दाख में है। उत्तर प्रदेश में देख ले तो नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन पक्षी, समसपुर, ठीक है, संडी, सरसई, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा बेसिन। राजस्थान में बात करेंगे तो केरला, देव और सांबर। अब क्लास देख लीजिए, ये भी एक चीज ऐसी होती है जो कि आपकी अपडेट होती रहती है। वेटलैंड की लिस्ट तो बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा अब आपका वेटलैंड में इंक्लूड है, कौन सा वेटलैंड में नहीं इंक्लूड है। अगर कोई प्रश्न बहुत पुराना है तो हो सकता है उसमें जो साइट मेंशन हो वो भी अब आपके वेटलैंड में आ गई हो। तो प्लीज इस लिस्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
39 को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो कौन सा रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और फिर भोज आद्र स्थल। तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा आप याद रखिएगा, 39 का आप याद रखेंगे आपका सुंदरबन डेल्टा। अब पश्चिम बंगाल में अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जो है वेटलैंड में है, रामसर साइट में, ठीक है, रामसर साइट में है कि, और पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि भी, ठीक है, और मध्य प्रदेश में आपका जो भोज आर्द्र भूमि है वो है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 40वां प्रश्न, जो कि रिसेंट का प्रश्न है 2021 का, यूपी आरओ मेंस का। पार्वती अर्गा रामसर स्थल कहां पर है? सबसे पहले देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, जो कि एकदम सही है। ये वेटलैंड जो ये रामसर साइट है आपकी, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में है, एकदम सही है। या एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही है, ठीक है। 40वें का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 41 प्रश्न है, जो कि आपके IAS का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व कि किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिकॉर्ड, मतलब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात किया गया है, ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, के अधीन लाया गया है, तो इसमें क्या अभिप्राय है? मैंने गलती से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोल दिया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो ओजोन वाला हो गया, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड की बात की गई है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड में अगर किसी को लाया गया है तो ये क्या शो करता है? तो यूपीएससी का प्रश्न है, तो बड़ा प्रश्न है, तो इसको पढ़िएगा, मैं आपको सही उत्तर बताती हूँ। जब भी किसी को मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है किसी भी वेटलैंड को, तो इसका मतलब होता है वहां पर मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या फिर हो रहा है, या फिर होना संभावित, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है? चेंज इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर of wetland have occurred, are occurring or are likely to occur as a result of human intervention। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है? तो वेटलैंड का क्या यूज होता है ये बोला गया है। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, चलिए यहाँ पर आराम से हिंदी में पढ़िए इसको, एक एक चीजों को, और इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम, जब हम वेटलैंड की बात करते हैं उसका क्या यूज होता है? न्यूट्रिएंट रिकवरिंग और रिसाइकलिंग में, ठीक है। हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं ये वेटलैंड। फिर यहाँ पर जो आपका सैलिटेशन ऑफ रिवर है उसको प्रिवेंट करते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू, और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं क्लास, ठीक है, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, और तलहट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये सारे इसके यूज हैं। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। 42 का डी आपका सही उत्तर है। 43 प्रश्न को हम देखते हैं। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आर्द्र भूमि इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? अब यहाँ पर देख लीजिए, दोनों प्रश्न जो हैं, जो IAS का प्रश्न है आपका, यहाँ तक कि जो UPPCS में प्रश्न पूछा गया है, दोनों में यूज पूछा गया है कि वेटलैंड का यूज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि वाटर साइकिल ऑफ वेटलैंड इंक्लूड्स सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल infiltration and evaporation, algae form the nutrient base on which the fish, birds, reptile and the mammals flourishes, ठीक है, वो भी छोड़िए। wetland plays an important role in maintaining the sediment balance and soil stabilization, और आखिरी दिया गया जो aquatic plants होते हैं वो excessive जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने यूपीपीसीएस के प्रश्न को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था, जो पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमुक्त करने हेतु, ये इनका एक कार्य होता है वेटलैंड का, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक्य को अवशोषित करते हैं, और यही आपका सही उत्तर है। डी आपका सही उत्तर है। 44 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी का ही प्रश्न है क्लास, देख लीजिए क्या लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। तो ये आपका ठीक है, गुजरात में ज्यादा है। यहाँ पर दूसरा आपका दिया गया, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से ये अधिक है, ऐसा नहीं। तटीय आर्द्र भूमि का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो आपका ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक आपका सही हो जाएगा। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर द वेटलैंड इज मोर इन गुजरात देन इन अदर स्टेट, जो कि सही है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड जो है वो आपका ग्रेटर है देन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंटीरियर, ये आपका उल्टा दे दिया है। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। 45वें प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका यूपीएससी का ही प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है। तो देख लीजिए क्या है। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाने और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। ठीक है। फिर दूसरा है आर्द्र भूमि नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाया था। और आखिरी आपका दिया गया है आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो भी वेटलैंड नियम आपके लाए गए हैं, ठीक है, 2010 में, वो आपके रामसर कन्वेंशन बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज सही है कि उनको वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए आपका वेटलैंड नियम लाए गए, लेकिन वो बेस्ड आपके रामसर कन्वेंशन बेस्ड नहीं है। तो 2 आपका गलत है। और यहाँ पर आपको जैसे पता है 2 आपका गलत है, आपका एक ही ऑप्शन बचता है सी। ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो लिखा है ना वेटलैंड रूल्स 2010 जो 2010 वे आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन में, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर इट इज मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल दी वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 आपका सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 4 है रामसर कन्वेंशन में, उसमें क्या बोला गया है, जो भी आपके वेटलैंड है उनको कंजर्व करने की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में आप याद रखेंगे 2010 में वेटलैंड रूल आया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा इसको लाया गया था, लेकिन इट इज नॉट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो ये चीज आपका हो गया। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने ज्यादातर यूपीएससी के प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि काफी लेंदी थे। ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको क्लास समझ में आई होगी जरूर। और अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। जैसे लास्ट क्लास में आपने जो डाउट पूछा उसमें मैंने आपको आज क्लियर कर दिया वो डाउट। ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई भी डाउट होता है तो आराम से पूछो। जो क्लास का पर्पस है आपको पढ़ाना, चीजें आपकी तैयार करवाना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, अगर उसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछिएगा, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद क्लास।